सो दैट आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाए, रिड्यूस। टैक्स लाइबिलिटी ही आपकी क्या हो जाए, रिड्यूस। जनरली कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो ओल्ड रिजीम में पढ़ते हैं, बाद में उसके चेंजेस देखते हैं कि वो न्यू रिजीम में क्या चेंज होगा। इस चैप्टर की खासियत है बेसिकली नो डिडक्शंस इन न्यू रिजीम। मतलब हमें जो चीज मुश्किल लगती है, हमारे बालकों को जो चीज मुश्किल लगती है, बेटा अगर मेरा बस चलता है तो मैं चैप्टर ही हटवा देता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भाई बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है, न्यू रिजीम से हटाओ। तो उन्होंने वहां से उसको हटा दिया सर। ठीक, तो मैं नो डिडक्शन इन न्यू रिजीम। सरकार ने कहा नहीं यार, 2-3 कपिल भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 2-3 कोई बात नहीं है, 2-3 आप न्यू में रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली स्नो का मतलब क्या है, एक्सेप्ट फ्यू, कोई भी डिडक्शंस आपको न्यू रिजीम में अलाउड नहीं होगी। न्यू रिजीम में मैं चाहता हूं आपकी इनकम क्या है, ज्यादा, टैक्स रेट मैंने क्या कर रखे हैं, कम। चूज आप कर लेना ओल्ड वर्सेस न्यू सर। तो डिडक्शंस के जो बेसिक सेक्शंस हैं दे आर कॉल्ड 80C to 80U। विद नंबर आपको ये क्या करने हैं, याद करने हैं सर, 80C से लेके 80U। अगर अब मैं काउंटिंग करूं तो A से लेके Z शायद 26 होते हैं। तो इधर से तो A और B गया, ABCD में रिवाइज कर रहा हूं, उधर से WXU, तुम बता दो बेटा, 5 या 6, 7 गए, 7 गए। तो इसका मतलब हमें 19 प्रोविजन क्या करने हैं, याद। और फिर कई बार ऐसा भी होता है ना, मैं अकेला नहीं होता हूं, मेरे साथ 3-4 लोग भी होते हैं, लाइक 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80CCH। तो फिर ऐसा भी होगा, ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट आएंगे तो 1995 में भी बन सकते हैं। 3 दिन में पढ़ने हैं, उस बात की इंपॉर्टेंस समझो। तो देखते हैं होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट, डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम, डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। शायद हमें पहले ये बात पता है। डिडक्शन जब मिलती है तो कहां से मिलती है, ग्रोथ टोटल इनकम से मिलती है। दूसरी बात, इट कैनॉट एक्सीड GTI, इट कैनॉट एक्सीड GTI। ये ग्रोथ टोटल इनकम से ज्यादा भी नहीं हो सकती, मतलब नो कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल। अब कैरी फॉरवर्ड मैं CF लिख रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा, नो कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल। हो सकता है इस बार मेरी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, 3 लाख, और मेरा 80C से 80U कितना है, वो है 5 लाख। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आप 3 लाख क्या कर लो, माइनस कर लो, इनकम कितनी मान लेते हैं, निल। 2 लाख आपने एक्स्ट्रा डोनेट कर दिया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है, एक बात, ग्रोस टोटल इनकम को एक्सीड भी नहीं कर सकता, दूसरी बात सर। तीसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप पढ़ते थे क्या, कि डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ओनली नॉर्मल इनकम। ऐसा लॉ में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं है नॉर्मल इनकम जैसा, ठीक है। लेकिन हमने जब इंट्रो पढ़ा था तो ये बोला था कि कुछ एक इनकम होती है स्पेशल रेट से टैक्सेबल, लाइक लॉटरी, लॉटरी की जगह मुझे कैजुअल इनकम लिखना चाहिए था, लाइक कैजुअल इनकम। LTCG 112 वाला भी, 112A वाला भी, STCG 111A वाला, STCG 111A वाला, ठीक बात। कोई और भी था, जनरली यही था सर। इनके अगर मेरी इनकम लॉटरी से ही बनी हुई है तो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। आपकी इंट्रोडक्शन की बुक में एक चैप्टर होता था, आज ही करवाया है इसलिए एग्जैक्टली याद है। उस बंदे की 4-5 नॉर्मल इनकम थी, टोटल था 1,61,000, टोटल था 1,61,000, लॉटरी थी 5 लाख और LTCG था 5 लाख। और उस बंदे ने सिंपल सा लिख दिया 80C से 80U की डिडक्शन कितनी है, 2 लाख। तो फिर मेरे को याद आया क्या कि भाई 2 लाख की डिडक्शन आपको मिल ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज अलाउड फ्रॉम GTI, वो बात तो ओके है, लेकिन इट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट योर स्पेशल इनकम। तो फिर कितनी अलाउड होएगी, 161। तो फिर हुआ क्या, यहां से 161 हमने क्या कर दिया, कट, ये 39 आपके क्या हो गए, बिल्कुल बेकार।
और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, टैक्स। तो डिडक्शंस हमेशा नॉर्मल इनकम में से मिलेगी। जो भी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है सरकार वो आपका कम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 सर। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। आसान सा ही चैप्टर है, तभी मैंने ना सरप्राइजिंग क्यों हुआ वो 2 बैचेस के बाद सुन के भाई, इसीलिए यार इस चैप्टर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं कहूं मेरे को समझ नहीं आया। टाइप्स ऑफ डिडक्शंस, 2 टाइप की डिडक्शंस बेसिकली आपके सिलेबस में कवर्ड है, ठीक है। एक होती है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस। कमाओ, कमाने के बाद कुछ पे करो, देश की इकोनॉमी को चलाओ, आपकी जेब से जो पैसा गया होगा हम आपको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड पेमेंट बेस्ड। लाइक LIC करवा लो आप, ठीक है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर दो, डोनेशन दे दो, इंश्योरेंस करवा लो और इंश्योरेंस करवा लो। अगर आपने पैसा कमाने के बाद चाहे सैलरी से कमाया, चाहे बिजनेस से कमाया, चाहे नॉर्मल कमाया, कहीं से भी, और उसके बाद अगर आप ये पेमेंट करते हो तो हम मानते हैं ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। अगर आपकी देखो डिस्पोजेबल इनकम तो कम होगी यार, जब भी मैं पैसे खर्च करूंगा तो मेरी इनकम डिस्पोजेबल जो है वो तो कम होगी। तो सरकार ने यहां से, लाइक घर का रेंट, घर किराए का है तो किराया देना मजबूरी है, सरकार को पहले टैक्स चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई किराया देने दो यार, किराया देने के बाद मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा और तुम्हें क्या चाहिए, टैक्स। तो सरकार ने इन बातों को सुना। इफ यू हैव पेड लाइक दिस खर्चे तो आपकी इनकम को क्या कर देंगे, कम। और दूसरी होती है क्या, इनकम बेस्ड। दूसरी क्या होती है, इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड क्या कि आप बस कमा लो, आप कमा लो। लाइक मैं कोई स्पेशल चीज आपको बोल देता हूं कि अगर आपने इंटरेस्ट कमाया, रॉयल्टी कमाई आपने, ठीक है ना, तो हम आपकी इनकम को ही क्या कर देंगे, कम। पे नहीं करना कुछ, बस कमाना है। जिस तरीके से मैं कहूं, जिस जगह पर मैं कहूं वो काम आप कर दो। आपने जो पैसा कमाया हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लाइक टैक्स हॉलीडे करके एक वर्ड आता है, कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में आया होगा, टैक्स हॉलीडे, ठीक है ना। जब सरकार बजट बनाती है, अभी जो बजट आए थे, सरकार सोचती है यार कि देश का कौन सा एरिया डेवलप नहीं कर रहा। मान लो फॉर एग्जांपल बिहार, बिहार के छपरा जिले में कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हम लोगों को लालच दिया गया कि आप जो इंडस्ट्री हिसार में लगाने की सोच रहे हो, बिहार के छपरा जिले में XYZ गांव में जाके लगा लो, जितने पैसे कमाओगे जिंदगी भर आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फिर हमने सोचा बोला यार लगते तो वैसे भी हम बिहार जैसे ही हैं, काम करना है वहां कर लेते हैं, टैक्स तो बचा लो यार, टैक्स तो बचा लो, ठीक बात। तो दैट इज कॉल्ड इनकम बेस्ड। ये मेरे चैप्टर में या मेरे सिलेबस में केवल 3 या 4 है, सारी नहीं है सर, ठीक। वो आपकी CA फाइनल में ही आएंगी, वो BCom में भी नहीं होती, MCom में भी नहीं होती, CA इंटर में भी नहीं होती, कहीं पर भी नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट आपके CA फाइनल। लाइक एरिया मुझे पता करना पड़ेगा, भाई अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर फैक्ट्री लगाई AC बनाने की तो 5 साल तक टैक्स नहीं है, फैक्ट्री लगाई उसके अंदर कुछ और तो 7 साल तक टैक्स नहीं है। वो उतना याद करना पड़ता है आपको CA फाइनल में सर। चलो जी, तो ये हमारी 2 टाइप की है, पेमेंट बेस्ड और दैट इज इनकम बेस्ड। खाली कमाना है, खर्च नहीं करना है। यहां पर कमाओ किसी भी तरीके से, बस यहां पर खर्च कर दो, हम आपकी इनकम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे सर। अब मैं अगर एक चैप्टर की आउटलाइन बनाऊं कि मुझे क्या पढ़ना है, 80C, 80D, 80E, F नहीं है, 80G, 80G के बाद थोड़ा सा स्पेस आ गया, बस 80J, QQB, RRB, TTA, TTB, ATU, बस इतनी सी है बेटा। CDE, GJ, QQB, RRB, TTA, TTB और ATU, ये है मेरा सिलेबस। हाँ, इसके अंदर है बस ये, इसके अंदर भी है यू, ये 4 और 3 इसके अंदर भी है। इसको टाइम पास बोलते हैं बेटा, इसके अंदर भी है। पढ़ाओ बेटा 8-10 साल, टाइम नहीं लगेगा उसके बाद, ठीक बात। पहले लगता था। जी जे, जे में एक ही है बस,
ये सारी एक एक है। कुल मिला के मैं इसको 15-20 राउंड राउंड में 15-20 ही काउंट कर रहा हूँ। 4 3 7 4 11 5 16 17 18 19 20 21 और 22। एक आधी कोई भूली बिसरी माफ। क्लियर? तो बस अब ये अपने को ऐसे ही पढ़ना है कि 22 प्रोविजन पढ़ने हैं। 22 को अगर मैं 5-5 6-6 करके पढ़ूं तो 3 से 4 दिन में क्या हो जाएंगे पूरे। स्टार्ट करते हैं सर कुछ आसान बातों के साथ। ये लिखना ही नहीं था ना यार, ये क्या लिखना था यार? नहीं, मैंने ऐसा वैसे ही बोल दिया होगा, लिखने वाली इंटेंशन एक्चुअली इसमें नहीं थी। क्यों लिखूं? नहीं लिखना था बेटा। टॉपिक नंबर 1, बस भाई मेरे से ही गलती हो गई बेटा आज तो। क्लियर है? नंबरिंग मैं ऐसे ही डाल रहा हूं रेंडमली ताकि मैं 22 तक काउंट कर लूं। नंबर 1 पे आ जाओ सर। AT TTA AT T स्टार्ट मैंने से क्यों किया? इसका हल्का फुल्का जिक्र इंट्रो में आता था। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। एलिजिबल एसएससी लिखें सर। बस 22 बार ये याद रखना है किसको डिडक्शन मिलेगी, किस बात की डिडक्शन मिलेगी और कितनी मिलेगी। ये आपने याद रख लिया तो बात क्या हो जाएगी सर, खत्म। एलिजिबल एसएससी में लिखे इंडिविजुअल प्लस HUF। इंडिविजुअल प्लस HUF। इफ यू आर इंडिविजुअल, इफ यू आर HUF और आपकी इनकम में इनकम है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो हम आपकी इनकम को कुछ हद तक क्या कर देंगे, रिड्यूस। एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल इनकम दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपकी इनकम में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, जनरली ये इंटरेस्ट हर किसी को ही आता है बिकॉज यहां बैठे लोगों में से भी ज्यादातर लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट तो होगा, नाम मात्र का ही सही इंटरेस्ट पक्का आता होगा। पहले वो इनकम बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट कहां कहां हो कि आप वैलिड मान लोगे? मैंने कहा ये बैंक्स में हो, बैंकों में होता है आपका सेविंग अकाउंट। दूसरा, ये पोस्ट ऑफिस में हो। ये कहां हो, पोस्ट ऑफिस में हो। तीसरा, ये कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैटर क्या करता है, सेविंग मैटर करता है। नो टाइम डिपॉजिट कवर्ड हेयर। नो टाइम डिपॉजिट कवर्ड हेयर। एफडी टाइम डिपॉजिट होती है, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट भी टाइम डिपॉजिट होती है। इकोनॉमिक्स 12th बैंकिंग में मैं ऐसा पढ़ता था। तो टाइम डिपॉजिट अगर मैंने करवाया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, दैट विल नॉट बी अलाउड टू डिडक्ट। लेकिन खाली सेविंग बैंक अकाउंट से, सेविंग पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरा कोई सेविंग अकाउंट है, कई बार सोसाइटी वाले करते हैं, मेंबर बना लेते हैं सेविंग को प्रमोट करने के लिए, तो वैसे इंटरेस्ट मुझे अलाउड हो जाएंगे। क्वांटम, क्वांटम मतलब कितना सर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। एक तरफ जितना मिला है, जिसको आप ब्रैकेट में बोल सकते थे एक्चुअल, क्या बोल सकते थे आप, एक्चुअल वर्सेस 10,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट आया है 8 तो सारा माफ, इंटरेस्ट आया है 12 तो केवल 10 माफ, केवल 10 माफ। मैक्सिमम डिडक्शन जो मैं दूंगा वो आपको कितने दूंगा, 10। और खैर सेविंग अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट आता भी नहीं है,
परसेंटेज बड़ी लो होती है 3 से 4, उस वजह से मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही नहीं चाहता। मेरे पास 4 सेविंग अकाउंट है बेटा, चारों में मिला के 40-42 रुपए का ही बैलेंस होगा। ठीक, रीजन सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों रखे, क्योंकि पैसा ही नहीं है अपने पास यार। तीसरा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, ये जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल, इसकी जो एज है 60 से क्या होनी चाहिए, लेस। 60 से क्या होनी चाहिए, लेस। यानी नॉट एप्लीकेबल ऑन सीनियर सिटीजन। कैन आई से 80 TTA इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीनियर सिटीजन। सर उन्होंने क्या कोई कसूर कर रखा है कि आप कह रहे हो एज 60 साल से ज्यादा है तो हम आपको ये TTA की डिडक्शन नहीं देंगे। जनरली तो ये होना चाहिए था कि उसकी रिलैक्सेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि भैया तुम्हारे ऊपर TTA नहीं लगेगा। नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 TTA टू सीनियर सिटीजन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है, आप थोड़ा इफोर्स में जाइए, पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है 3500 रुपए तक, 3500 रुपए तक वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था। होता था कि नहीं होता था, होता था। अगर मेरा पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में मेरा, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है 16,000, तो सबसे पहले तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही लेके जाओगे 12,500। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही लेके जाओगे कितना, 12,500। क्लियर है ये वाला मैसेज। अगर ये इफोर्स में चला गया तो आपकी GTI में चला गया, GTI में जाने के बाद क्या लग जाएगा, TTA लग जाएगा। 12.5 का एक्चुअल, 16 मत देखना, 12.5, 12.5 का एक्चुअल और 10 विच एवर इज लेस, 10 और क्या हो जाएगा, माइनस 2,500 ही नेट बचेगा आपका इनकम के नाम पे। क्लियर। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट वो तो चैप्टर की डिडक्शन थी ना, चैप्टर की तो लग के ही आएगा ना GTI में, तो कॉमन सेंस है पहले 3500 तो माइनस होगा ही होगा, फिर GTI में जाएगा, GTI में जाने के बाद 10,000 क्या हो जाएगा, कम। ये जरूरी था। अननेसेसरी टर्म्स पे आप ये लिखते हैं, ये इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ठीक, ये थोड़ी ज्यादा हाईलाइट वाली बात आपने बोली। ठीक, अगर मुझे कभी खुंदकी हो जाए यार कि मैं इतना ही उलझाना आपको चाहूं तो क्या, एक मैसेज क्लियर, इतना ही आसान था, बहुत ज्यादा सेंटी होने की जरूरत ही नहीं है। मैं पैसा कमाऊंगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट भी आएगा, ब्लाइंडली आपने 10,000 क्या कर देने हैं। पेपर में ना ऐसी डिडक्शंस का कई बार पता नहीं चलता। अगर मैं आपको कहूं मैंने LIC करवाई है, आपका ध्यान डिडक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसमें ध्यान डिडक्शन की तरफ जाता ही नहीं। मैं इनकम निकाल रहा था, इंटरेस्ट आया और कैपिटल गेन आया और सैलरी आई और बिजनेस आया और ये आया, फिर LIC करवा दी और हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया और बच्चों की फीस भर दी, तो मुझे वो 3 चीज तो दिखाई दे रही है कि डिडक्शन को लेके बोल रहा है। मैं उस सेविंग अकाउंट को भूल ही जाता हूं, क्योंकि वो तो इनकम आई थी ना। तो इनकम बेस्ड का ना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें हिंट नहीं मिलता कि डिडक्शन लगानी है, तो ये बाय डिफॉल्ट लग जाएगी कितनी, 10,000 रुपए तक की डिडक्शन। क्लियर। 80 TTA का इनकम बेस्ड ही हो गया। तेरी GTI में अगर ये वाली इनकम है तो माफ कर दूंगा, और पेमेंट बेस्ड क्या है, तू पेमेंट कर, LIC की मैं माफ कर दूंगा। दोनों बातों में इतना ही फर्क है, पेमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड। क्लियर। 80 TTA का कजन ब्रदर है 80 TTB, CB ऑफ लिखना मत, 80 TTA, कजन ब्रदर ऑफ 80 TTA। एलिजिबल, अभी इतनी सारी बातें समझ के मुझे ये समझ आ गया कि उसने जो बोला होता है वो थोड़ा इररेलेवेंट टाइप ही होता है, तो मुझे पहली बार में जैसे सुनाई नहीं देता तो मैं दूसरी बार सुनने की ट्राई करता था, अब से मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। एलिजिबल SSC, तो मुझे अब समझ आ गया, वो फालतू ही कोई बात होगी। एलिजिबल SSC कौन है सर, इंडिविजुअल, क्या, मैं बता रहा हूं, एलिजिबल SSC कौन है सर, इंडिविजुअल, ओनली रेजिडेंट, ओनली रेजिडेंट।
नॉन रेजिडेंट नहीं है सर। हुज एज इज 60 और 60 प्लस, यानी उसी का भाई है, बस वो लग गया किसके ऊपर, सिंपल सिटीजन के ऊपर, ये लग गया किसके ऊपर, सीनियर सिटीजन के ऊपर। एचयूएफ की एज नहीं कंसीडर करनी है तो मैंने एचयूएफ को उधर ही भेज दिया, और एचयूएफ को मैंने यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। एचयूएफ ये नहीं कहेगा कि मेरा 100 साल का पुराना बिजनेस है तो मेरी उम्र भी 100 साल है, नहीं, एचयूएफ की कोई उम्र नहीं है। तो खाली इंडिविजुअल, देखो उससे मैंने ना बड़ी क्लेवरली एचयूएफ हटा दिया, इंडिविजुअल रख दिया 60 प्लस। एलिजिबल इनकम, यही कृति हेडिंग बन जाएगी इसकी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। देखो रिलैक्सेशन मिल गई ना, उन लोगों का एफडी का इंटरेस्ट मैंने माफ नहीं किया था, 60 से प्लस वालों का मैं एफडी का इंटरेस्ट भी क्या कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। उनका ओनली सेविंग था, इनका सेविंग प्लस एफडी आरडी सब कुछ आ जाएगा सर इसके अंदर। क्वांटम, क्वांटम में एक्चुअल इंटरेस्ट आपका जो भी आ रहा है जैसा कि उसमें था, और 50,000, और कितना, 50,000 विच एवर इज लेस। तो इन लोगों के लिए ना दो लग्जरी पॉइंट हो गए। पहला कौन सा पॉइंट हो गया कि एफडी कवर कर दिया, पहला पॉइंट क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट कवर कर दिया, आरडी कवर कर दिया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 10 की जगह भी कितना कर दिया, 50, 10 की जगह भी कितना कर दिया, 50। तो दो स्मॉलर चेंज के साथ आपको बेनिफिट मिल गया। अच्छा, जनरली टैगलाइन याद रखना, आप इंट्रोडक्शन में थे और मैंने कहा था इफ यू आर नॉन रेजिडेंट तो मैं आपको एज वाला बेनिफिट देता नहीं हूं भाई। आप याद करना, एक अपने टेबल बनाई थी बहुत साफ सुथरी सी ऐसा करके, ठीक है ना। मैं आपको नॉन रेजिडेंट अगर आप हो तो मैं आपको कभी भी हायर डिडक्शंस जो आपको मिलती है, हमेशा का रूल है किसी भी चैप्टर का, उस टाइम मैंने ऐसे ही बोला था, किसी भी चैप्टर में एज वाइज अगर रेजिडेंट को कुछ बेनिफिट हो रहा है वो सेम बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा ड्यू टू एज फैक्टर सर। तो तभी मैंने यहां से क्या बाहर निकाल दिया, नॉन रेजिडेंट बाहर निकाल दिया, क्यों, ये वो रेजिडेंट है जो ये कह रहे हैं कि हम 60 से ज्यादा के हैं, ज्यादा डिडक्शन दे दो। एक नॉन रेजिडेंट 68 साल का आके मुझे कहे कि मैं 68 साल का हूं, बेनिफिट दे दो, तो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज यार तू मेरे देश का बंदा नहीं है भाई। तो नॉन रेजिडेंट को कभी भी एज वाले बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहां पर क्या रह गया, ओनली रेजिडेंट। कॉमन सेंस आई, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, लेट अस से 75 साल का, लेट अस से 75 ईयर ओल्ड, इंडिया में सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट आ रहा है 70,000, एक एनआर बंदा है 75 साल का है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है 70, डिडक्शन दोगे या नहीं दोगे, और दोगे तो कितने दोगे। अब दो बातें हैं, दो बातें, एज वाइज लगना चाहिए टीटीबी, ठीक, टीटीपी में तुम कह रहे हो भैया रेजिडेंट पे ही लगेगा, एनआर पे लगेगा नहीं, और मतलब मैं तो ड्यू टू एज 10 की जगह 50 का बेनिफिट मांग रहा था, और तुम कह रहे हो क्या कि भाई लगेगा ही नहीं। तो कॉमन सेंस से क्या मुझे उसके 10,000 माइनस करने चाहिए। देखो प्रोविजन बेसिस जैसे मैंने लिख दिया, मैंने ही तो लिखा, वो तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन अगर आप एक एथिकल सेंस में जाते हैं, कुछ चीजें ऐसे लिखी नहीं होती कहीं पर भी, और हमें क्या करनी पड़ती है, डिराइव। पेपर में आ जाए 75 साल का बंदा एनआर है, 70,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहा है, 50 नहीं मिलेगा ये तो डेफिनेट है, अब 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार मुझे उसी बात को उस सेंस में भी पढ़ना पड़ता है कि भाई मैं जब कह रहा हूं ना, तुम रेजिडेंट की बात कर रहा हूं, इफ यू आर रेजिडेंट और 60 साल से ज्यादा तो क्या लगेगा, टीटीबी, 60 साल से नीचे पे क्या लगेगा, टीटीए। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट से आप ये 10,000 का बेनिफिट मत छीनो। तो बाय प्रोफेशनल जजमेंट अगर ऐसा आ जाए, आएगा नहीं उसको क्या पता, नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर ड्राफ्टेड भी तो नहीं है। हम जब पढ़ रहे हैं तो इन जो 23 लेक्चर को मैंने कल बोला था ना कि 23 लेक्चर है, वो मैंने उतना ही उसको एक्सटेंड करके बोला था कि बहुत सारी फालतू की बातें आप समझने की ट्राई करेंगे, तब जाके वो 23 लेक्चर थे। तो मैं यहां पर ये आपको समअप कर रहा हूं कि 10,000 टीटीए उसके ऊपर आप लगा देंगे सर। यानी मैं उस बात को ऐसे पढ़ रहा हूं कि या तो 10 मिलेगा या तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और 50 किसको मिलेगा, जो सीनियर सिटीजन है प्लस रेजिडेंट है, अदरवाइज 10 तो मुझे आप लोगों को अलो करने चाहिए। क्लियर,
लिख तो पता है, लिखा भी सही ही है आपने हर से। बस आप इसको एक इंटेंट के तौर पे याद रख लें, ठीक है। हाँ लिख लेना, अगर आपको लगे ना याद नहीं रहेगा तो लिख लें। 80 टी टी ए और टी टी बी अलग अलग करो। 60 60 प्लस 10 और 50 सेविंग, सेविंग और एफ डी आर डी, सेविंग और एफ डी आर डी। और ये इतना इंप्लाइड है कि पेपर में लगेगा। किसी भी बंदे की आप इनकम निकालो वो पक्का दे देता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग। 80 यू तीसरा पॉइंट सर, थर्ड पे आ गया मैं। आउट ऑफ 22, आउट ऑफ 22 में कहा आ गया? थर्ड पे। एटी यू, 80 यू मतलब यूवर सेल्फ डिसेबल। यू बस जनरली यू से यूवर सेल्फ डिसेबिलिटी, जनरली ये सब जो भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऐसे चीजों को याद करना जो भी वही हर चीज का है वो। 80 सी सर्टेन पेमेंट, 80 डी डी फॉर डिसीज, ऐसे वो हर एक चीज का है। लेकिन आप पहले नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं। 80 यू मतलब आप यूवर सेल्फ डिसेबल लिखें। एलिजिबल एसएससी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये डिडक्शन भी किसको मिलेगी? जनरली मैं ये नहीं बोलता यार कि मेरा HUF डिसेबल्ड है, नहीं जचेगा नहीं, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा यार, ठीक। इंडिविजुअल बंदे क्या होते हैं कई बार डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबल? क्या भाई जो आप इज द मीनिंग ऑफ डिसेबल, ठीक है ना भाई। चैलेंज्ड, हाँ मतलब ठीक है, किसी की एक आंख नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ हो सकता है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स लगते हैं कि ये बंदा डिसेबल्ड है, ठीक है ना भाई। एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। एलिजिबल एसएससी, क्वांटम लिखेंगे सीधा बस, यानी डिसेबिलिटी ज्यादा डिफाइंड नहीं है फिर भी वो मुझे क्वेश्चंस में लिखेगा मिस्टर एक्स इज टोटली ब्लाइंड, मिस्टर एक्स इज टोटली ब्लाइंड, तो मतलब वो डिसेबल्ड है सर। मिस्टर एक्स इज काना फॉर एग्जांपल, तो वो लिख दे क्या पता। तो मतलब एक आंख नहीं है उसकी, एक आंख नहीं है तो 50% डिसेबल्ड, मतलब कुछ जला हुआ है, कुछ है नहीं, ठीक है। क्या ऐसे क्या यार? अब ये लास्ट टाइम अंकित हुआ क्या सर मेरा भी दिल जला हुआ है? नहीं, दिल जला हुआ इज नॉट ए डिसेबिलिटी पार्ट बेटा। तो क्वांटम कितनी मिलेगी? 75,000 फ्लैट। इस चैप्टर में आपको बड़ी खासियत से समझना है, कभी कभी मैं वर्ड यूज करूंगा फ्लैट। फ्लैट मींस कोई 75, हाँ 75 भी नहीं है तो बात अलग हो जाएगी, वो मैंने जनरल रूल लिख दिया। लेकिन ठीक है ना, अगर एक बंदा डिसेबल्ड है तो सरकार उसकी इनकम को 75,000 पे क्या कर देगी? कम। डिसेबल्ड बंदे को एक बेनिफिट मिल गया भी, ठीक है, सरकार ने डिसेबिलिटी दे दी वो तो दे ही दी, ठीक है ना। और 75,000 पे भी टैक्स बच जाए वो भी अच्छी बात है। एक बेनिफिट डिसेबल्ड बालकों को भी मिला था, याद है? डिसेबल्ड बालकों को बेनिफिट क्या मिला था? उनकी इनकम क्लब ही नहीं होती, वो भी तो बेनिफिट ही है। बच्चे की इनकम बच्चे की रहेगी तो अपना क्या है? फायदा है सर। या 1,25,000, या तो 75,000 फ्लैट माफ करने का, या तो 1,25,000 फ्लैट माफ करने का। 75 किसका करना अगर बंदा सिंपल डिसेबल्ड है, और 1,25,000 कब माफ करने का? बंदा अगर सीवियर डिसेबल है। सीवियर कौन होते हैं सर? जो 80% और मोर। अगर डिसेबिलिटी का लेवल 80% को भी क्रॉस कर चुका है तो हम आपको मानेंगे भैया गंभीर बीमारी है आपको, ठीक। और आपको जो डिडक्शन मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए? 1,25,000। कुछ कंडीशंस होती हैं जब आप कहते हो कि मैं 85% डिसेबल्ड हूं, ठीक है ना, मैंने मेरी रिटर्न फाइल की और मैंने तो लिख दिया भाई मैं 85% क्या हूं? डिसेबल्ड हूं। तो बोले आएंगे और चेक करेंगे, मैंने कहा नहीं, चेक मुझे कुछ नहीं करवाना है, डिडक्शन चाहे कैंसिल कर दो भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कंडीशंस होती हैं कुछ, इसका मतलब कुछ क्या होती है? कंडीशंस। सर्टिफिकेट
फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी मस्ट बी सबमिटेड। मस्ट बी सबमिटेड। ठीक, यानी आपको डॉक्टर टर्म्स में वो जो डिसीज को ना वो परसेंटेज के टर्म में ही बोलते हैं। एक कॉमन मैन के लिए तो मुश्किल है ना, भी कैसे पता चला यार ये 85% जला हुआ है, नहीं, उन्हें पता चल जाता है सर। ठीक है, तो सबमिट। कई बार ऐसा भी होता है मैंने आज सर्टिफिकेट बनवा लिया, 2-4 साल चल जाए, 2-4 साल चल जाए, तो डिपार्टमेंट को कभी लगता है कि इसको रीअसेस करवाओ तो वो बोल सकते हैं इसको रीअसेस करवाने का। अपने को क्या याद रखना था एटीयू में, बस यूवर सेल्फ डिसेबल्ड 75,000 या 1.25 लाख एज द केस में भी। वो नहीं बोलेगा तो क्या मानूंगा, 75। क्वेश्चन में लिखेगा मिस्टर एक्स इज डिसेबल्ड, बस बात खत्म। अच्छा, इसका भी पता नहीं चलता, उसने पहली लाइन में लिख दिया था मिस्टर एक्स इज डिसेबल्ड, वो एंड तक जाते जाते पेपर में याद ही नहीं रहता कि 80 भी लगेगा इसके ऊपर। ठीक, मिस्टर एक्स इज सीवियर डिसेबल्ड, तो फिर कितना लग जाएगा, 1.25 लाख। यानी इन तीनों टॉपिक्स में से गलती होने का कोई स्कोप नहीं है आउट ऑफ 22। देख के समझ आएगा टीटी ए, टीटी बी या एटी यू। सर फोर्थ पे आई सर आज की, फिर वो कॉमन सेंस हो जाएगी। अगर मैंने कमाया ही 70 है तो पहली बात तो मुझे किसी के एहसान की जरूरत ही नहीं है, सही बात है, 70 पे टैक्स बनता ही नहीं। फिर भी अगर चाहिए डिडक्शन तो कितनी मिलेगी, 70 ही मिलेगी, माइनस में तो क्या ही जाना इस वजह से। कई बार होता ना फ्लैट का मतलब ये हो गया मिलेगी, और 5,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं, डिडक्शंस की वजह से लॉसेस कभी नहीं आएंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, 80 JJ AA, 80 JJ AA। सर 3 अभी तक वेरी वेरी इजी थे, और हम यही सोचें यार कि 22 के बाद आप ऐसा ही बोल रहे कि वेरी वेरी इजी, फिर मुश्किल कहां से आएगा यार। पॉइंट नंबर 4, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ emoluments, that is salary, that is employment cost, that is employment cost। हाँ, सैलरी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी है। ये कौन सी डिडक्शन है सर, मैं अगर अपने स्टाफ को सैलरी देता हूं तो मैं पीएल में डेबिट करूंगा, बात खत्म। तो ये डिडक्शन क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमोल्यूमेंट्स, यानी आप एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बियर करते हो, उसकी वजह से हम आपको क्या देते हैं, डिडक्शंस। लिखें एलिजिबल एसएससी। ऑल, ये तो देखो कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ही क्या करता है। आराम से नोट करना और आराम से समझना बिना किसी जल्दबाजी के। वो डिस्क्लेमर का मतलब पता क्या था, यही था। अब शायद तुम्हें नहीं पता कि हम कहाँ उलझते हैं, अब मुझे उस एक्सपीरियंस से पता है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा होगा ना कि आराम से पढ़ने की जरूरत है, पहली बार में ही आराम से पढ़ लो, नहीं तो फिर 2 बार करवाना पड़ता है। एलिजिबल एसएससी कौन है, सारे के सारे में कितने बंदे आ गए, 7। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इनकम टैक्स में क्या है, डिफाइंड। ठीक है, कंडीशन है whose accounts are liable for 44AB tax audit, whose accounts are liable for 44AB tax audit। अच्छी बात है, 44AB अभी आप पढ़ के आए थे, अदरवाइज फिर ये समझाना पड़ता कि ये क्या होता है सर। 44AB का जनरली मुझसे कोई पूछे मुझे 44AB की ऑडिट कब करवानी पड़ती है, तो आई सिंपली आंसर जब मेरी टर्नओवर 1 करोड़ क्या हो प्लस, इन केस ऑफ बिजनेस, और जीआर मेरी 50 लाख से प्लस हो तो मुझे ऑडिट करवानी पड़ती। वो इंप्लाइड रहेगा। वो 44AB के अंदर की रिलैक्सेशन थी 1 करोड़ से 10 करोड़, जनरली सेंस में कितना बेटा, 1 करोड़। ठीक, तो सर ये सम चलो ठीक है, वो बड़े जो एसएससी हैं उनको आप क्या देना चाह रहे हो, ये डिडक्शन, लेकिन किस बात की, क्या लगता है इस सैलरी का मतलब क्या वो सैलरी हो सकता है जो आपने पीएल में डेबिट कर दी, वो तो आपने पीएल में डेबिट करी थी। एकेडमी है, 44AB में अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, 8 टीचर हैं, 8 टीचरों को लेटेस्ट से 1 करोड़ रुपए की सैलरी जाती है। ठीक है, 8 टीचरों को 1 करोड़ की सैलरी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात अगर ये 1 करोड़ जाती है तो 1 करोड़ पीएल में डेबिट होती होगी, ऑब्वियस सी बात होती होगी। ठीक है, तो फिर ये है सर एडिशनल डिडक्शंस टू प्रमोट,
कि अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, जो 8 टीचरों को दे रहे हो वो नहीं, इस साल नोवा टीचर लेकर आओ या इस साल एक नया टीचर लेकर आओ, उसको जो सैलरी दोगे वो पीएल में भी डेबिट करना और उसकी हम आपको क्या दे देंगे, एडी। पहले इंटेंशन समझो क्या है, नया एम्प्लॉयमेंट क्या करना, क्रिएट करना। आप एक यहां पर स्टाफ बढ़ाओ, उसको सैलरी दोगे, वो पीएल में डेबिट करोगे और उसका कुछ एक परसेंटेज आपको डिडक्शंस भी दे देंगे ताकि आपको उसकी सैलरी का क्या हो जाए, डबल बेनिफिट हो जाए सर। ठीक, लिखिए एलिजिबल डिडक्शंस, एलिजिबल डिडक्शन सिंपल सा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। एलिजिबल डिडक्शन सर, एलिजिबल डिडक्शंस क्या होगी, 30% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। थर्टी परसेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, यानी एक तो नया एम्प्लॉयमेंट, भाई पुराना एम्प्लॉयमेंट नहीं, सरकार का बिन बात का नुकसान हो जाएगा। करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो अरबों में सैलरी दे रहे हैं, सरकार सबका उठा के 30% और डिडक्ट करेगी तो टैक्स अच्छा खासा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 30% ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। ठीक, क्या सर एक ही बार बस, आज अगर मैं एक टीचर ले आऊं, लेटेस्ट से सैलरी उसकी साल की 2 लाख, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते आप, तो 2 लाख तो पीएल में डेबिट होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 लाख का 30%, 60,000 डिडक्शन के नाम से भी क्या कर देंगे, कम। तो क्या सर एक ही साल, अगले साल जो उसकी सैलरी दूंगा उसका कुछ नहीं, अगले साल वो क्या हो जाएगा, पुराना। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, नए एम्प्लॉय हायर करो, सैलरी पीएल में डेबिट करो, उसका 30% डिडक्शन में क्या करो, कम करो, वो भी फॉर नेक्स्ट 3 years। यानी आई कैन से टोटल 90%। पीवाई 25-26 में एम्प्लॉय लाया तो पीवाई 25-26 में 30, पीवाई 26-27 में 30, पीवाई 27-28 में भी 30% सर, ओनली ऑफ द सैलरी ऑफ द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से जो उसकी सैलरी जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, बेकार। तो अपने को क्या करना है, न्यू एम्प्लॉय हायर करने हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय, लिखिए, बस फिर खत्म है। सबसे ट्रिकी यही है, मीनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। नहीं, वापिस समझो मैंने भाभी से ये बोला, पहले साल मुझे हायर किया गया 2 लाख रुपए देके, तो डिडक्शन तो आज ही फाइनल हो गई ना, 2 लाख का 30, 60 के, 60 के और 60 के। सेकेंड ईयर मेरी सैलरी क्या है, वो बेकार है। फर्स्ट ईयर की ही सैलरी का 30%, फर्स्ट ईयर की ही सैलरी का 30%, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर विल बी अलाउड। सेकेंड ईयर में मैं यहां हूं या नहीं हूं, या मेरी सैलरी क्या है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, प्लानिंग कर सको तो कर लेना, ये हायर किया, डबल डिडक्शन ली और छुट्टी कर दी, ठीक बात। चलो, मीनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। अगर न्यू बिजनेस है, आज ही मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इस तरीके का आप पहले कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे और नया सेंटर आपने आज ही बनाया, 8 टीचरों को हायर कर लिया, 8 टीचर्स, तो सारे के सारे ही न्यू है भाई, सारे के सारे ही क्या है, न्यू है। तो न्यू बिजनेस में मैं जानबूझ के लिख रहा हूं इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज कि सारे ही न्यू है। न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, तो नया बिजनेस स्टार्ट किया, सारे ही एम्प्लॉय जो भी आ रहे हैं सारे ही तो नहीं है, कोई भी पुराना नहीं है। और ओल्ड बिजनेस में, ओल्ड बिजनेस में कौन नया है बोलो, जो नया आ रहा है। लेकिन आपको उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। सरकार ने कहा जितने भी नए बंदे को सैलरी दोगे उसका 30% और एक्स्ट्रा अलाउड कर देंगे, तो अकेडमी ने मेरी छुट्टी कर दी और टैक्स का नया टीचर ले आई। मैंने ही सजेस्ट किया था, मैंने कहा सर 30% एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी, तो किसी का भला करने का भी ना फायदा नहीं है। बोला सर फिर पहले क्यों नहीं बताया, वो नया नहीं माना जाएगा माइंड में, ठीक, वो नया नहीं माना जाएगा। यानी नेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। क्या लिखे बोलो, हाँ भाई, जाना नहीं चाहिए, आना आना चाहिए, हाँ, ये लिख लो। रिप्लेसमेंट नॉट कंसीडर्ड, एडिशंस कंसीडर्ड। ये जस्ट हम इसलिए पढ़ते होते, वो पेपर में जानबूझ के बोल देता है कई बार यार कि 2 की छुट्टी कर दी, 2 नहीं आ गए,
तो ठीक है यार, वो फिर उसकी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। सैलरी उसकी कम ज्यादा है, जैसा भी है वो तो डेबिट करोगे, वो तो मैटर ही अलग है, वो तो 37 पीजीबीपी। क्या क्या एडिशन, हाँ ठीक है, उसके लिए आप एक वो देखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर। अगर वो सेम है तो फिर वो पहले और बाद में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारी चीजें भी आप नोट कर, डोंट वरी अबाउट 80 JJAA। तो न्यू बिजनेस में सारे न्यू हैं, और ओल्ड बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शुड इंक्रीज्ड। ठीक, उसके बाद अब पहले तो मुझे नए की डेफिनेशन समझ आई कि नया बंदा जो आया वो कौन है। नए बिजनेस में जो भी नया टीचर आया वो नया है, पुराने बिजनेस में जो एडिशन आया है वो क्या है, नया है। लेकिन उसके बाद कंडीशंस, उसके बाद भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है सर, वो कंडीशन है न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। जो ये न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो बंदा नया है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एलिजिबल है। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस हैं कि मैं आपको डिडक्शन दूंगा, वो क्या है, सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 पर मंथ। यानी छोटे छोटे एम्प्लॉय हायर करो ना रोजगार देने के लिए। आपने एक बड़ा एम्प्लॉय हायर कर लिया, उसको आप 2 करोड़ दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वैसे भी ऑलरेडी भी रोजगार होगा, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी काम भी कर रहा होगा। बस अब आपके पास आ गया और मैं आपको एडिशनल क्या दे दूं, बेनिफिट नहीं यार, छोटे लोगों को नया रोजगार दो जिनकी सैलरी कितनी है, 25,000 रुपए पर मंथ से कम। अगर मैं कह दूं वो नोवा टीचर आया है, कोई गया नहीं है, तो वैसे तो वो काउंट, उसकी सैलरी है 1 अप्रैल को ही आ गया था, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना, फिर तो ओके है सर, वो नया भी है, नया भी है। हाँ, तो 20 × 12 240, पूरे साल की सैलरी, 240 का 30%, 72 72 72 72, 3 बार क्या दे दूंगा डिडक्शन। तो यानी वो बड़े एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, एक ना, होगा ही नहीं, न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में ही नहीं आएगा। इसका पॉइंट था एक्सेसिव की एंटायर, एंटायर डिसअलाउड, एंटायर सैलरी में करते ना डेबिट, वो मुद्दा नहीं है मुझे। सैलरी में तो आप चाहे 20 करोड़ का एम्प्लॉय लाओ, यहां की बात है, यहां की। दूसरा 240 डेज एटलीस्ट, डिडक्शंस का एक और पार्ट है कि 8 महीने के लिए तो कम से कम बंदा आया हो। यानी अगर मैं आज हायर कर लूं, ठीक, 12 फरवरी को, तो नया टीचर तो आ गया, 1.5 महीने की सैलरी भी ले लेगा, आधी फरवरी की और पूरे मार्च की, लेकिन 20,000 से कम भी थी, नया भी था, सारी चीजें ठीक है। लेकिन सर आपने ये वाली कंडीशन तोड़ दी कि इस साल के लिए आपने उसको एटलीस्ट 240 डेज प्लस के लिए हायर नहीं किया, 8 महीने नहीं हुए। हाँ, अगले साल, अब बात वही है सर, इस साल नहीं हुए तो क्या अगले साल उसको नया मानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर अगले साल में उसको क्या मानूंगा, नया। लेकिन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक, जनरली हर बार ये डिस्कशन होती है कि इस साल तो चलो आपने छोड़ दिया सर, तो फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा कि अगले बार अगर सरकार उसको कहना नया नहीं है, ये तो पुराना है, जब डिडक्शन नहीं मिली तो फिर वो क्या है, नया। डिडक्शन जहां से स्टार्ट कर दोगे वो क्या हो जाएगा, पुराना। ठीक, तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉय 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर वर्सेज कैजुअल। ये आप उसमें पढ़ते थे +1 या +2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, रेगुलर वर्सेज कैजुअल। रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, टिक मार्क, कैजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये वो जनरल कई बार नेचर लिख देते हैं एम्प्लॉय का, जनरली क्या लिख देते हैं कई बार वो नेचर लिख देते हैं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, नहीं, ड्यू बेसिस पे, सैलरी भी तो ड्यू बेसिस पे है ना, पॉइंट वो है ही नहीं। मैंने एक नया टीचर हायर कर लिया, साल की 2 लाख रुपए की सैलरी है, वो दूं या उसको मैं ना दूं, ठीक है ना, 2,37,000 में डेबिट करोगे बिजनेस का खर्चा, 60,000 आप डेबिट करोगे कहां, 80 JJAA, 80 JJA। पॉइंट नंबर 4, ये जो रेगुलर होते हैं ना जनरली, इनका पीएफ में पैसा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। यस, 4
काम की कंडीशन है ये, पहले तो बिल्कुल ही काम की है कि सैलरी 25,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए तो काम के हो, नहीं तो इस सेक्शन के लिए काम के नहीं हो। दूसरा, 8 महीने के लिए हायर्ड हुए हो तो काम के हो, नहीं तो इस साल मेरे काम के नहीं हो। रेगुलर हो, पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट होता है तो मेरे काम के हो। कैजुअल लिख दिया या पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं होता तो भी डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल, डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल। ठीक, एक नोट है, बस खत्म है। उसके बाद 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नोट, अब ये नोट क्या है? 240 days will be replaced by 150 days। कभी कभी मैं 240 दिनों को 150 दिन से भी कंसीडर कर सकता हूं, यानी 5 महीने के लिए हायर। इफ जो बिजनेस है वो इस चीज का है, किसी की जीके इतनी स्ट्रांग हो। हाँ, हाँ, अपैरल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है बेसिकली, वी कैन से रेडीमेड गारमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सेकंड, फुटवियर। स्पेलिंग देख रहे हो लड़के की, आज ताजा ताजा पढ़ के आए हैं। मैं अभी बैठा ना नीचे वाली क्लास में स्पेलिंग देख रहा था, आज मैंने आज गलती नहीं करूंगा स्पेलिंग की। फुटवियर, फुटवियर इंडस्ट्रीज में आप हो, लेदर प्रोडक्ट्स, ये 3 प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो या इनके बिजनेस में अगर आप हो, ये चीज ना वो नहीं है कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, ये काम का भी है भाई। ठीक है, ये काम का भी है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सारी कंडीशन सर। तो दैट विल बी 240 डेज को जगह 150 कर दूंगा अगर ये 3 तरीके की मेरी क्या है इंडस्ट्रीज। तो ये था आपका 80 JJA। नए एम्प्लॉय आए, कुछ कंडीशन थी, 25,000 से छोटा हो, 8 महीने या 5 महीने से ज्यादा के लिए आया हो, रेगुलर हो, कैजुअल ना हो, तो हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको 30% क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्या नहीं, इतना कुछ इतना वो हमें नहीं हो जाता, नकली लेदर असली लेदर। ठीक है, तो वो नहीं काउंट नहीं होगा ना, फिर वो अगले साल काउंट हो जाएंगे। ये रूल है। इस साल आप नए आए हो, ड्यू टू 240 डेज या 150 डेज आप काउंट नहीं हुए, तो अगले साल काउंट करना पड़ेगा और फायदा हो जाएगा। बल्कि आपको यहां तो 5-6 महीने की सैलरी देते, वहां पूरे साल की दोगे, वहां क्या दोगे, पूरे साल की दोगे। क्लियर? तो नोटिंग वाला काम आपका आज का इतना था। आउट ऑफ 22 कैन आई से 4 मेरे डन है, और इनमें इनके बियॉन्ड भी कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आपको लगे सर इन 4 में आपने ये बात नहीं बताई थी, तो फिर अपनी गलती, और इन 4 में तुम अगर भूलो कुछ तो तुम्हारी। ठीक बात? तो 8 महीने की ही सैलरी का, हाँ, वो बेकार, वो बेकार फिर। ठीक। अच्छा, आपा होमवर्क के नाम पे कुछ है नहीं, पीजीबीपी के ही क्वेश्चंस हैं। मैं एक